और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में इन दिनों एक आदमखोर टाइगर की काफी दहशत है। 29 नवंबर को इस टाइगर ने एक युवक की जान ले ली थी। वन विभाग अब इस टाइगर को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने में जुट गया है, लेकिन ये टाइगर इतना शातिर है कि हर बार ये चकमा देकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन समेत तमाम आधुनिक उपकरण इस टाइगर के सामने सारे फेल साबित हो रहे हैं। अब कान्हा टाइगर पार्क के एक्सपर्ट्स भी इस ऑपरेशन आदमखोर में उनके साथ जुट गए हैं। कोशिश इन सभी की यही है कि टाइगर अपना अगला शिकार ढूंढे, उससे पहले ही इसे पकड़ लिया जाए। पेंच टाइगर रिजर्व में आदमखोर की तलाश। ड्रोन कैमरों में कैद हुई टाइगर की तस्वीरें। लेकिन 100 लोगों की टीम को चकमा देकर नदारद हो गया टाइगर। घने जंगलों में तलाश जब टाइगर जैसे शातिर शिकारी की हो तो वन विभाग के लिए ये काम आसान नहीं होता, और टाइगर अगर आदमखोर हो जाए तो ये काम और मुश्किल हो जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व में इन दिनों हर तरफ आदमखोर टाइगर की दहशत है। इस टाइगर की तलाश में वन विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पेंच टाइगर रिजर्व के साथ साथ आसपास के दूसरे टाइगर रिजर्व से भी एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है। टाइगर की तलाश में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये टाइगर इतना शातिर है कि हर बार वन विभाग के अधिकारियों को चकमा देकर फरार हो जा रहा है। टाइगर को जल्द से जल्द पकड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आदमखोर हो चुका है। दरअसल 29 नवंबर को जंगल के करीब एक युवक का शव मिला था। मौके पर मौजूद निशान गवाही दे रहे थे कि युवक को टाइगर ने मारा है। 20 साल का ये युवक जंगल में मवेशी चराने गया था। ये खबर मिलते ही वन विभाग फौरन हरकत में आ गया। विभाग के अधिकारी समझ चुके थे कि टाइगर ने एक बार इंसान पर हमला किया है तो वो दोबारा किसी और शख्स को अपना शिकार बना सकता है। आमतौर पर टाइगर इंसानों पर तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें किसी खतरे का आभास न हो, लेकिन एक बार टाइगर के मुंह इंसान का खून लग जाए तो वो दोबारा किसी इंसान पर हमला कर सकता है। खतरे की आहट मिलते ही वन विभाग ने टाइगर की तलाश में एक मेगा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। अभी हम ये पेंच टाइगर रिजर्व और साउथ टेरिटोरियल डिवीजन की बीच का सीमा का जंगल है, और जो 29 तारीख को ह्यूमन डेथ हुई थी बावनथड़ी गांव में, उसमें जो टाइगर लिप्त था, उस टाइगर को हमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा अनुमति मिली है कि यहाँ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप पे है, व्यक्तियों की भी थोड़ा लाइफ को खतरा है और टाइगर की लाइफ के लिए भी एक थ्रेट है। आदमखोर टाइगर की तलाश के लिए 100 लोगों की टीम बनाई गई। पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारी टाइगर तलाश में जुट गए हैं। कान्हा नेशनल पार्क से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। जंगल में लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तेज कर दी गई है। ड्रोन कैमरों से टाइगर की तलाश की जा रही है। वन विभाग की ये कोशिशें कुछ दिनों बाद रंग लाईं और एक कैमरे में टाइगर की तस्वीरें कैद हो गईं। एक कैमरे में टाइगर चहलकदमी करता दिखा तो दूसरे कैमरे में टाइगर शिकार करके बैठा था। टाइगर का वीडियो मिलते ही वन विभाग की टीमें फौरन टाइगर की लोकेशन की तरफ निकल पड़ी, लेकिन टाइगर एक बार फिर वन विभाग के अधिकारियों को चकमा देने में कामयाब हो गया। टाइगर पूरे जंगल के चप्पे चप्पे से बखूबी वाकिफ होता है, लिहाजा हर बार वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही टाइगर अपनी लोकेशन बदल दे रहा है। वन विभाग के 3 हाथियों को भी टाइगर की तलाश में लगाया गया है, लेकिन अभी तक टाइगर की लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। पर टाइगर जंगलों को मैन्यूवर करने में बहुत स्मार्ट होते हैं, तो इसलिए इतना आसान नहीं होता है कि उन्हें हम जंगल में जाएं और उठा लें। तो लगभग पिछले 3 दिनों से तो लुका छिपी का खेल जैसा ही चल रहा है। कई बार वो टाइगर हमें दिख चुका है, पर डार्ट करने के पहले ही वो जगह छोड़ देता है। तो प्रयास जारी है। लगभग 100 व्यक्तियों से ज़्यादा का हमला है। उसमें पेंच टाइगर रिजर्व की टीम है, साउथ सिवनी डिवीजन की टीम है, और कान्हा से जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है डॉक्टर संदीप अग्रवाल आए हुए हैं, WCT से डॉक्टर प्रशांत देशमुख आए हुए हैं, और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सकती है हम सबकी मदद ले रहे हैं। DNA टेस्टिंग की मदद ले रहे हैं, ड्रोन्स की मदद ले रहे हैं, और लाइव कैमरोज की मदद ले रहे हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है कर रहे हैं, एंड आई एम होपिंग कि 1-2 दिन में जरूर हमें सफलता मिलेगी। वन विभाग अब पूरी तैयारियों के साथ टाइगर की तलाश में जुटा है। विभाग की कोशिश यही है
कि टाइगर को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके जंगल से दूर ले जाया जाए ताकि वो फिर किसी इंसान पर हमला न कर सके। पेंच टाइगर रिजर्व से पुनीत कपूर, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, 2 दिन पहले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इंदौर में कॉन्सर्ट कर रहे थे, जिसके बाद आज सुबह दिलजीत दोसांझ बाबा महाकाल के दर मत्था टेकने के लिए पहुंचे। दिलजीत भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान पूरी तरह शिव भक्ति में वो लीन नजर आए। महाकाल के दर पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने किए महाकाल के दर्शन। इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट के बाद आज सुबह दिलजीत दोसांझ उज्जैन पहुंचे और सीधे महाकाल के दर्शन पूजन करने उनके धाम पहुंच गए। दिलजीत ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती का खास महत्व रहा है। दूर दूर से भक्त भस्म आरती में ही शामिल होने तड़के मंदिर पहुंच जाते हैं। भस्म आरती में शामिल होने की चाहत लिए आए दिलजीत भी तड़के ही महाकाल के दर पर पहुंचे और सुबह 4 बजे होने वाली इस पवित्र भस्म आरती में भाग लिया। भस्म आरती के दौरान वो महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में बैठे और पूरे भक्तिभाव के साथ भगवान महाकाल के ध्यान में डूबे नजर आए। श्रद्धालुओं की सबसे अगली पंक्ति में बैठे दिलजीत इस दौरान सफेद पगड़ी के साथ तिलक लगाए हुए थे। महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद दिलजीत ने कहा, इनसे ऊपर क्या हो सकता है, सब वही हैं। ओम नमः शिवाय। महाकाल के लिए दिलजीत की श्रद्धा और उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने उनके चाहने वालों के दिलों को भी छू लिया। भस्म आरती के बाद दिलजीत से मिलने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्हें तुरंत वहां से रवाना भी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात करते हैं मैदान पर्व, त्योहार, उत्सव की। दरअसल त्योहार उत्सव भारतीय संस्कृति की अहम पहचान रही है। अयोध्या से लेकर कोट द्वार और नूह तक में इसके रंग देखे जा सकते हैं। हर जगह भक्ति और उत्सव का वातावरण है। विवाह पंचमी के बाद अब अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव चल रहा है। देखिए उसके लिए रिपोर्ट। पूरे देश में भक्ति और उल्लास का वातावरण है। कहीं भगवान श्री राम के जयकारे की गूंज है, तो कहीं सिद्धबली बाबा के वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव की छटा, तो कहीं गीता जयंती समारोह का उत्साह। अयोध्या से लेकर जनकपुर तक विवाह पंचमी की रौनक देखने को मिली। अयोध्या से 26 नवंबर को निकली राम बारात जनकपुर में 6 दिसंबर को भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह महोत्सव के बाद वापस लौटी, तो रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत की तस्वीरों के साथ उत्साह की रौनक दिखी। और संघर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान का मंदिर बना है। उस मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान की, उससे एक समाज में एक नया वातावरण बना है। सोच भी बदली है और चिंतन भी बदला है। और वो चिंतन यही है कि राम हमारे हैं, हम राम के हैं। अयोध्या में उत्साह का सिलसिला जारी है। अब ये तस्वीरें देखिए। ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव की है, जिसमें कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति पेश की। जय श्री राम के जयकारे के साथ महिला कलाकारों के नृत्य संगीत ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। सोमवार से शुरू हुए इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का उद्देश्य आम लोगों को रामायण और भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के माध्यम से मानवीय मूल्यों के प्रति परिचित कराना और भारतीयता के प्रति आकर्षित करना है। कहीं भगवान राम के नाम की गूंज है, तो कहीं उनके अनन्य भक्त की जय जयकार से वातावरण गुंजामय हो उठा।
उत्तराखंड के कोटद्वार में श्री सिद्धबली बाबा का 25वां वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अनुष्ठान में एकादशी कुंडलीय यज्ञ, पिंडी महाभिषेक, रुद्री पाठ, आरती, कलश यात्रा, मंदिर परिक्रमा, ध्वज पूजा समेत सिद्धबली बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही मंदिर परिसर में बाबा के जागरों का आयोजन भी किया गया। यहाँ सिद्ध बाबा के नाम से एक जो स्वामी जी थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और गुरु गोरखनाथ को प्रसन्न किया था। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि हनुमान जी का दर्शन हुए थे यहाँ पर इस स्थान पे, तब से सिद्धपीठ को जाना जाता है। और इस 3 दिवसीय मेले में कोटद्वार ही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली, तमाम हरियाणा, पंजाब, पूरे देश से लोग यहाँ पर श्रद्धा में आते हैं। और मान्यता है कि जो भी यहाँ पर अब श्रद्धापूर्वक जो अपनी मन्नतें मांगता है, उसकी मन्नतें हमेशा पूरी होती है। सच्चे मन से बाबा के दरबार में मनोकामना लेकर आने वाले भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं। भंडारा करने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती अर्जी के चलते अब यहाँ 2 रसोई बना दी गई है। सीता रसोई साल 2032 तक के लिए फुल है, जबकि करीब 2.5 माह पूर्व शुरू की गई पार्वती रसोई भी 2029 तक के लिए फुल हो चुकी है। हमारे यहाँ लगभग भारतवर्ष के लगभग सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और बहुत जबरदस्त मान्यता है यहाँ पे, और लोग अपने भंडारे आदि भी करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा एकादश कुंडीय यज्ञ होता है और जिसमें वेदाचार्यों के द्वारा इसमें यज्ञ को संपन्न कराया जाता है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा 1.25 मन का रोड कटता है। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी और हनुमान जी के मिलन के कारण जो इस जगह को सिद्धबली कहा जाता है, इसलिए दोनों की पूजा आराधना यहाँ पर की जाती है। अयोध्या या कोटद्वार ही नहीं बल्कि हरियाणा के नून में भी भक्ति की बयार बही। यहाँ सोमवार को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह की शुरुआत हुई। इस समारोह में करीब 2 दर्जन विभागों की प्रदर्शनी के साथ ही सांस्कृतिक आयोजन का भी दर्शकों ने आनंद उठाया। कलाकारों के अलावा स्कूली छात्राओं ने यहाँ शानदार प्रस्तुति दी। कोटद्वार से विकास वर्मा और नून से काशिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस में अभी करीब 2 हफ्ते का वक्त बाकी है, लेकिन जश्न की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तमाम बड़े होटल क्रिसमस पर सेलिब्रेशन के इंतजामों में जुटे हैं। क्रिसमस केक को खास बनाने के लिए इन दिनों शेफ कौन सी नई रेसिपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट। केक मिक्सिंग सेरेमनी का पूरा इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये पूरा ट्रे तैयार किया गया है, जिसमें बहुत कुछ है। हम शेफ से जानेंगे, तो आइए सीधे बिना देर किए हुए उनके पास चलते हैं और इस सेरेमनी के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि ये क्रिसमस सीजन में आपको बता दें कि कई सेरेमनीज होते हैं और ये काफी इम्पोर्टेंट इसे माना जाता है। शेफ पंकज, नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत ये तैयारी और ये ट्रे बहुत अच्छा लग रहा है केक मिक्सिंग के लिए। क्या क्या चीजें हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। इसमें सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि काजू नट्स है हमारे पास, आलमंड्स है, क्रैनबेरीज हैं, चेरीज हैं, प्रून्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं। ये सारे फ्रूट्स को बेसिक क्रिसमस सेलिब्रेशन में एटलीस्ट अ मंथ बिफोर हम इसको मैच्योर करते हैं, मिलाते हैं विद ऑल द स्पाइसेस एंड ऑल। आफ्टर 1 मंथ फिर इसको हम अपनी कुकिंग में लाते हैं, जिससे हम प्लम केक आप देखेंगे 1 महीने के बाद 24-25 के आसपास में आपको प्लम केक मिलेगा, जो इसी मैच्योर फ्रूट से बनाया जाता है। और इसमें स्पेशली हालांकि सेरेमनी में ये होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो सारे आते हैं और वो थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा जो है वो इसमें डालते हैं और उस सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली दिस इज द फेस्टिवल फॉर द प्रॉस्पेरिटी, फॉर द लव। सो बिफोर द हार्वेस्टिंग एवरी ईयर्स वी सेलिब्रेट फॉर द ceremony at least a month before to mature the fruits basically, and that mature fruit we use in the eve of Christmas celebrations. देखिए
ग्लव्स मैंने पहन लिया है। शेफ पंकज भी यहाँ पर तैयार है। तो खास करके गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए हम यहाँ पर केक मिक्सिंग सेरेमनी जो है वो कर रहे हैं एंड इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्रिसमस और साथ ही साथ आने वाला न्यू ईयर जो है वो खुशियों से भरा हो। शुरू करें शेफ? बिल्कुल। सो सबसे पहले जितने भी स्पाइसेस हैं हम डालेंगे, आप भी डाल सकते हैं इसको, सारे स्पाइसेस को। ओके। ब्यूटीफुल। और इसमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग मिलें और ऐसे करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना, जितने ज्यादा लोग इसमें मिल करके करें। सेलिब्रेशन है तो जितने आदमी मिले उतना अच्छा होता है सेलिब्रेशन में। मैं सच बताऊं ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये जिंजर पाउडर है आपका। ओके। इससे पहले हमने क्या डाला था? सिनेमन पाउडर डाला था। सिनेमन पाउडर डाला था। और अब हम लेंगे ये हमारे पास ग्रीन कार्डमम पाउडर है प्लस क्लोव्स पाउडर। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के ऊपर इसे पहले डालते हैं एंड देन अब ये इस जितने भी फ्रूट्स हैं सारे मसाले डल गए। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करना। मुझे लगता है ये बच्चों को बहुत मजा आता होगा। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। जब हमें इतना मजा आ रहा है तो ऑब्वियसली इस मिक्सिंग में बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता होगा। अमेजिंग। क्रिसमस यूं ही कहते हैं ना कि ये जो सेलिब्रेशन है ये 1-2 दिन का नहीं होता है, पूरे मंथ का होता है। और इस वक्त आप न सिर्फ यूरोप में तो आप देखेंगे ही हर जगह, लेकिन इंडिया में भी मैं आपको बता दूं कि हर जगह ऐसी रौनक देखने को मिल रही है। इस तरह की सेरेमनीज हो रही है, केक मिक्सिंग से लेकर अलग अलग जगहों पर केक मिक्सिंग सेरेमनी हो रही है। जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इसको अच्छे से हमने स्पाइसेस इसमें डाल दिया है और जैसा कि शेफ ने बताया पूरे 1 महीने तक। और रोज जो है शेफ इसे ऐसे इसके नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर डेली इनको करेंगे जिससे कंप्लीट मैच्योर हो जाए और ये अपने जितने भी स्पाइसेस हैं, जितने भी इनके साथ इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मैच्योर हो, अब्सॉर्ब हो जाए सारे इंग्रेडिएंट्स ना, तभी वो फ्लेवर आता है। राइट। तो इसीलिए अब इसको जो है पूरे 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाएगा और 23 तारीख से ऑनवर्ड्स आप समझ लीजिए कि केक बनाने का प्रोसेस शुरू होगा और इतने से ही मटेरियल में लगभग 50 से 60 केक बन जाएंगे जैसा कि शेफ ने बताया। तो हम तब आएंगे और तब केक खाएंगे भी और आपको खिलाएंगे भी। एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस सीजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच शेफ। थैंक यू वेरी मच। और अब बात उस मौसम की जिसका सैलानियों को बेसब्री से इंतजार था। ये मौसम है बर्फ से गुलजार वादियों का। पहाड़ों पर बर्फीला जादू बिखरा हुआ है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों की रौनक देखते ही बन रही है। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो वहीं उत्तराखंड में भी जमकर बर्फ बरसी। आपके सामने शिमला, मनाली, औली, अल्मोड़ा, बद्रीनाथ और केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं जहां इस वक्त जश्न बर्फ का माहौल है, जिसके बाद कई जगह पर पारा माइनस में पहुंच गया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहाड़ों के बर्फीले जादू की ये खास तस्वीरें। देखिए, हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली और लाहौल स्पीति में कल दिन भर बर्फबारी का दौर जारी रहा। दोपहर से कुछ वक्त के लिए बर्फबारी थमी, लेकिन इसके बाद फिर से तेज बर्फबारी शुरू हो गई। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिस वजह से फिसलन काफी बढ़ गई। मनाली में तो करीब 100 गाड़ियां फंस गईं। पुलिस और बीआरओ की मदद से देर रात इन पर्यटकों को सुरक्षित मनाली भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3.5 घंटे तक यहीं चलता रहा।
देखिए, बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटक वहां का रुख करने लगे हैं, जिससे कि पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। इस बार लंबे समय बाद दिसंबर के शुरुआती दिनों में बर्फबारी देखने को मिली है। खूबसूरत वादियों में जब मौसम की मेहरबानी हो जाए तो जाहिर है वो नजारा बेहद दिलकश होगा। ऐसा ही हुआ हिमाचल प्रदेश में, जहां हुई बर्फबारी ने लोगों को इसका लुत्फ उठाने का बेहतरीन मौका दिया। चारों तरफ बिछी बर्फ की परतों के बीच अटखेलियां करते इन लोगों की खुशी देखते ही बन रही। ये तस्वीरें शिमला की है, जहां लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने में मशगूल नजर आ रहे हैं। शिमला शहर में भले ही कम बर्फ है, लेकिन कुफरी में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसका दीदार कर लोग बेहद खुश हो रहे हैं। बर्फबारी की जानकारी मिलते ही दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के लोग यहाँ खींचे चले आए। शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर पर्यटक इस खुशगवार मौसम का खूब आनंद ले रहे हैं। अच्छा लगा रात की बर्फबारी देख के, अच्छी स्नोफॉल थी। और इस टाइम मेरे ख्याल से पंजाब का और यहाँ के वेदर का फर्क होगा। कम से कम वहाँ अगर 20 डिग्री है तो यहाँ पे अभी 5 या 6 डिग्री है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अनएक्सपेक्टेड था यहाँ का वेदर भी, और उसके बाद भारी स्नोफॉल हुई है बहुत ज्यादा। शिमला के अलावा मनाली में भी लोग बर्फबारी का खूब आनंद उठा रहे हैं। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद परतों के बीच लोग पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। सोलांग घाटी की मनमोहक छटा के बीच लोग याक की सवारी करने का भी मौका नहीं चूक रहे हैं। काफी अच्छा नजारा है और काफी अच्छा व्यूज में, लोग भी काफी हैं, भीड़ भी काफी है, सभी बहुत एंजॉय ले रहे हैं। काफी अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत मजे आ रहे हैं। स्नोफॉल होना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग सिर्फ ऐसे एज ए टूरिस्ट घूमने आए थे, बट यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ और हमको लिटरली बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला और अपने स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और हमने एडवेंचर पैराग्लाइडिंग भी करी और पैराग्लाइडिंग बहुत प्यारी थी। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली और उसके ऊपरी इलाकों सहित लाहौल स्पीति में सोमवार को भी बर्फबारी हुई, जिससे सड़क पर बर्फ की मोटी परत के चलते फिसलन बढ़ गई। इसके चलते करीब 100 गाड़ियों में 500 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जिसे पुलिस और बीआरओ ने करीब 3.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर देर रात सुरक्षित मनाली भेजा। आज शाम के समय किरौंग की तरफ से आने वाले करीब 100 से अधिक वाहन धुंधी के पास बर्फ में फंस गए थे, क्योंकि सड़क पर बर्फ शीशे की तरह जम गई थी, जिस कारण वाहन बर्फ के ऊपर से स्किड हो रहे थे। तो मैंने अपनी टीम के साथ और बीआरओ की मदद से सभी वाहनों को सुरक्षित मनाली की तरफ भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों में लंबे सूखे के बाद बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। खासकर शिमला में दिसंबर महीने की शुरुआत में लंबे समय बाद बर्फबारी देखने को मिली है। जो बर्फबारी हुई 8 तारीख को 2024 में, वो सबसे अर्लीस्ट है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो वर्ष 2012 का था, जब 12 दिसंबर को शिमला शहर में बर्फबारी दर्ज की गई थी। बर्फबारी की वजह से तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आई है और ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज और कल यानी 11 दिसंबर के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट, तो कुछ हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रदेश में मौसम फिर से मुख्यतः साफ ही रहेगा। इसमें देखिए जो न्यूनतम तापमान है वो आज की अपेक्षा जो कल और परसों मतलब 2 से 3 डिग्री कम मतलब ग्रेजुअली फॉल करेंगे और काफ़ी मतलब कम रहेंगे। इसके चलते जो हमारे क्षेत्र हैं, ऊना है, बिलासपुर है,
कांगड़ा है, फिर आपका जो सोलन का जो एरिया है बद्दी के आसपास, यहाँ पे कोल्ड वेव कंडीशन बन सकती है, जिसके लिए देखिए 10 और 11 तारीख को कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर के जो भाखड़ा बांध के आसपास क्षेत्र हैं और जो मंडी में है आपके, तो इन क्षेत्रों में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में डेंस फॉग हो सकती है और इसके लिए देखिए 10 और 11 तारीख को डेंस फॉग की वार्निंग दी हुई है। उसके उपरांत देखिए 12 तारीख से ऐसे कोई मेजर कोई वेदर प्रदेश में नहीं रहेगा और इसके चलते कोई अलर्ट भी नहीं है 12 तारीख से प्रदेश में। बर्फबारी से ठंड में इजाफा भले हुआ है, लेकिन इससे पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिल रही है, जिससे खासकर होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए लंच टाइम में हम आपको प्रेरित करने वाले विचार दिखाते हैं, नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। स्टीव जॉब्स ने कहा है कि महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप करें उससे पहले पसंद करें। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी आप सभी के साथ, हम दोनों के साथ लंच टाइम में कल। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए JNT।